नमस्कार मित्रों, मैं महेश चौधरी त्रिनेत्र क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री में अपन ने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। आज चौथा टॉपिक है अपना पशुओं का आवास प्रबंधन। आप हेडिंग डाल देना पशुओं का आवास प्रबंधन। पशुओं का आवास प्रबंधन। अब बेटा आवास क्या भला है ये अपन पढ़ेंगे। पशुओं को जो जगह रखने की जगह है उसको बेटा आवास कहा जाता है, यानी रहने की जगह को क्या बोलते हैं, आवास कहा जाता है। 12th की बुक में दे रखा है बेटा आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर और चौड़ाई भी दे रखी है उत्तर से दक्षिण की ओर। अलग अलग बुकों में बेटा अलग अलग है, पर अपन को 12th की ही पढ़नी है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन हर बार जेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि पशुओं के आवास की लंबाई और चौड़ाई किस दिशा में होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर आवास की बेटा लंबाई और उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई रखी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि पशुओं के आवास की लंबाई व चौड़ाई किस दिशा में होती है। कई बार बेटा कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, लिख दीजिएगा। आवास प्रबंधन की बेटा 2 विधियां हैं। पहला है बेटा खुला आवास और दूसरा है पशुओं का बंद आवास। खुला आवास पढ़ेंगे सबसे पहले बेटा अपन। खुला आवास में क्या होता है बेटा, इसमें पशुओं को ज्यादातर खुले स्थान की आवश्यकता होती है, यानी इसमें 2/3 भाग खुला रखा जाता है व 1/3 भाग बंद रखा जाता है। 1/3 भाग बेटा जो बंद होता है उस जगह पे छाया रखी जाती है, जिससे वहां पे पशु का उपचार और दूध निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और ये खुला आवास बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया जाता है, जहाँ पे वर्षा कम होती है वहां पे भी यह अपनाया जाता है। खुला आवास इस विधि में 2/3 भाग खुला रखा जाता है तथा 1/3 भाग बंद रखा जाता है। बंद या बेटा इसको छायादार बोला जा सकता है। छायादार जगह होती है वो बेटा पशु के बीमार होने पर उसके उपचार के लिए और दूध निकालने के लिए बेटा छायादार स्थान का प्रयोग किया जाता है। उपचार, दूध दोहने हेतु। अब बेटा इसमें अगली लाइन लिखना, यह विधि ग्रामीणों हेतु उपयुक्त है। यह विधि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। अब बेटा यहां से तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में पशु पालने के लिए आवास कौन सी प्रणाली होनी चाहिए, तो राजस्थान में पशु पालन के लिए खुला आवास प्रणाली अपनाई जाती है। इसमें बेटा अगली लाइन लिखना,
इस विधि का प्रयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है ये लिख दीजिएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं दूसरी विधि पे। अपनी बेटा दूसरी विधि है बंद आवास प्रणाली। बंद आवास प्रणाली बंद आवास प्रणाली। इस विधि में बेटा ये लगभग अपने शहरी क्षेत्रों में पशुपालन के लिए पाली जाती है। दूसरी बात, अगर बेटा अपन पशुपालन से व्यवसाय करना चाहते हैं तो बेटा यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि में बेटा लोहे की चैन से पशुओं को बांधा जाता है। लिखना बेटा, यह विधि शहरी क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। दूसरी लाइन लिखना बेटा, इसमें पशुपालन व्यवसाय की पशुपालन व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। ये लिखिए बेटा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यह विधि बेटा दो प्रकार की होती है। यह विधि दो प्रकार की होती है। पहली है बेटा एकल पंक्ति विधि। इस विधि में बेटा एक लाइन में 8 से 10 पशुओं को बांधकर पाला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एकल पंक्ति विधि कहा जाता है। इसमें 8 से 10 पशुओं को पाला जाता है। अब बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि कम पशुपालन के लिए आवास की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो एकल पंक्ति विधि उपयुक्त है। बेटा दूसरी आती है अपनी द्वि पंक्ति विधि। इस विधि में बेटा 10 से 100 पशुओं को एक साथ पाला जाता है। यह विधि बेटा दो प्रकार की होती है। यह विधि दो प्रकार की होती है। यह विधि दो प्रकार की होती है। लिख दीजिएगा। फिर अपन दो प्रकार कौन कौन से हैं ये यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला बेटा है इसमें सिर टू सिर विधि। सिर से सिर विधि यानी हेड टू हेड मेथड।
मेथड। इस विधि में बेटा पशुओं को चारा देने के लिए स्थान होता है, उसको नाद कहा जाता है। अब नाद लिया जाता है और नाद में बेटा चारा डाल दिया जाता है, ये अपना है नाद। क्या है बेटा? नाद। इसमें भर लिया अपन ने चारा। क्या भर लिया? चारा। अब बेटा 10 पशुओं को या 50 पशुओं को इधर रखा जाता है, जिनका मुंह इधर होता है, और 50 पशुओं को इधर खड़ा किया जाता है, और जिनका मुंह आमने सामने होता है। अब बेटा ये पशु भी चारा इधर ही खाएंगे और ये वाले पशु भी चारा इधर ही खाएंगे, यानी दोनों साइड के जो पशु होते हैं वो एक ही नाद में चारा खाएंगे। इससे बेटा क्या होता है? सिर तो आमने सामने होता है पर पूंछ विपरीत दिशा में होता है। इस विधि से अपन को एक नुकसान है बेटा कि इसमें पशुओं में श्वसन संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो फैलने की संभावना इस विधि में रहती है। इसमें लिखना बेटा लाइन, इस विधि में सिर आमने सामने होता है, सिर आमने सामने होता है, परंतु पूंछ विपरीत दिशा में होती है, परंतु पूंछ विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। इसमें बेटा एक भयंकर इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, पशुओं में इस विधि से, पशुओं में इस विधि से श्वसन संबंधित बीमारियां फैलने की संभावना रहती है, बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। ये बेटा अपने है हेड टू हेड मेथड आवाज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन अगली विधि पे चलते हैं। नेक्स्ट विधि आती है बेटा टेल टू टेल मेथड, यानी पूंछ से पूंछ विधि। पूंछ से पूंछ विधि। विधि या इसको बोला जाता है टेल टू टेल मेथड, टेल टू टेल मेथड। इसमें बेटा पूंछ तो आमने सामने होता है पर सिर विपरीत दिशा में होता है। वैज्ञानिक तरीके से आवाज की प्रणाली सबसे उपयुक्त कौन सी है? टेल टू टेल मेथड है। इसमें बेटा अपन आराम से पशुओं का गोबर फेंक सकते हैं और आराम से दूध निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में जगह होती है। इसमें श्वसन संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। वैज्ञानिक तरीके से सबसे उपयुक्त विधि, सबसे उपयुक्त विधि इस विधि में पूंछ आमने सामने होता है,
होता है, लेकिन सिर विपरीत दिशा में होता है, लेकिन सिर विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपनी बेटा आवास की दो प्रणालियां थी। पहली थी खुला आवास, दूसरी थी बंद आवास। बंद आवास दो प्रकार की होती है, एकल पंक्ति और द्विव पंक्ति। द्विव पंक्ति बेटा दो प्रकार की होती है, हेड टू हेड मेथड और टेल टू टेल मेथड। आगे पढ़ेंगे बेटा, गाय व भैंस का आवाज क्या कहलाता है, भेड़ व बकरी का आवाज क्या कहलाता है, सूअर का आवाज क्या कहलाता है और घोड़े का आवाज क्या कहलाता है। आगे लिखना बेटा, गाय व भैंस का आवाज, भैंस का आवाज, गाय व भैंस का आवाज सेड कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, सेड। भेड़ व बकरी का आवाज पेन कहलाता है। भेड़ व बकरी का आवाज पेन कहलाता है। फिर बेटा क्वेश्चन आता है कि सूअर का आवाज क्या कहलाता है। सूअर का आवाज स्टे कहलाता है बेटा, स्टे। और घोड़े का आवाज बेटा, घोड़े का आवाज स्टेबल कहलाता है, स्टेबल। अब बेटा क्वेश्चन पूछ ले, एक बीमार पशु है, उसको अलग रखने का जो आवाज होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आइसोलेशन बेटा, आइसोलेशन। बीमार पशु का आवाज, बीमार पशु का आवाज आइसोलेशन कहा जाता है। फिर बेटा अगर क्वेश्चन पूछे कि पशुओं को चारा देने का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज भाषा में यानी अपनी लोकल भाषा में उसको कुंडी कहा जाता है और अपनी एनिमल हस्बेंड्री में उसको नाद कहते हैं, चारा देने का स्थान। नाद कहलाता है, नाद। और बेटा नाद की जो ऊंचाई होती है वो होती है 2.5 से 3 फीट, 2.5 से 3 फीट, 2.5 से 3 फीट। आगे अपन पढ़ेंगे बेटा, नाद में बेटा न लगा देना छोटा सा। इसकी बेटा ऊंचाई वह 2.5 से 3 फीट होती है। ये स्क्रीन लो शॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन अलग अलग पढ़ेंगे। खुले आवाज के लिए वर्ग फीट में कितना स्थान की आवश्यकता होती है और वर्ग मीटर में पशु को खुले आवास में कितनी आवश्यकता होती है, और बंद आवास में बेटा वर्ग फीट और वर्ग मीटर में पशु के आवास की स्थान की बेटा अपन अब यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले सारणी बनानी है अपन को बेटा। पशु, इधर लिखना है खुला आवास,
खुला आवास, और यहां लिखना है बेटा बंद आवास, बंद आवास। खुले आवास में पहला लिखना बेटा वर्ग फीट, वर्ग फीट। फिर लिखना बेटा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। इसमें आगे लिखना बेटा वर्ग फीट, और वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब बेटा यहाँ पे अपन अलग अलग पशुओं के अलग अलग आवास के बारे में पढ़ेंगे कि एक गाय होती है उसको वर्ग फीट में खुला स्थान की आवश्यकता कितनी होती है, एक भैंस होती है उसको वर्ग मीटर में खुले आवास की कितनी आवश्यकता होती है, एक भेड़ होती है उसको बंद आवास की आवश्यकता नहीं होती है। गाय, भेड़, बकरी व ऊंट को बंद आवास में नहीं रखा जाता, गाय व भैंस को बंद आवास में रखा जाता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गाय। क्या पढ़ेंगे बेटा? गाय। एक गाय को बेटा खुले आवास में वर्ग फीट यानी 80 से 100 वर्ग फीट में रखा जाता है। 80 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है और खुले आवास में 7 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। बंद आवास में बेटा वर्ग फीट में 20 से 30 वर्ग फीट की स्थान की आवश्यकता होती है और वर्ग मीटर में बेटा 3.5 की आवश्यकता होती है। बेटा दूसरा अपनी आती है भैंस। भैंस भैंस को खुले स्थान में बेटा वर्ग फीट में 80 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है और खुले आवास में बेटा 8 वर्ग फीट की मीटर की आवश्यकता होती है। बंद आवास में बेटा 25 से 35 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है और बंद आवास में वर्ग मीटर है, इसमें बेटा 4 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। फिर बेटा अगला है गाभीन भैंस, गाय या भैंस। क्वेश्चन आ सकता है कि ये गाभीन गाय को खुले आवास में बेटा वर्ग मीटर में कितनी आवश्यकता स्थान की आवश्यकता होती है और एक गाय को वर्ग मीटर में बेटा बंद आवास में कितनी आवश्यकता होती है। यहां से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। गाभीन गाय, गाभीन गाय को 180 से 200 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। इधर बेटा 24 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है और इधर बेटा 100 से 120 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है और इधर बेटा 12 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। फिर बेटा अगर क्वेश्चन आए कि एक गाय व भैंस के नर सांड को खुले आवास व बंद आवास में वर्ग मीटर और वर्ग फीट में कितनी आवश्यकता स्थान की आवश्यकता होती है, तो बेटा नर सांड को नर सांड को बेटा 200 से 250 वर्ग फीट के स्थान की आवश्यकता होती है। इधर बेटा 24 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है और इधर बेटा 120 से 140 और इधर 12। ये बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अपने भेड़ व बकरी पे चलते हैं अपन। चलो अगला अपना आता है भेड़ व बकरी। क्या बेटा? भेड़ व बकरी। अब भेड़ व बकरी को कितने स्थान की आवश्यकता होती है ये अपन पढ़ेंगे। भेड़ व बकरी, भेड़ व बकरी।
भेड़ व बकरी को बेटा खुले स्थान में वर्ग फीट में बेटा चाहिए 12 से 16। कितनी बेटा 12 से 16। और वर्ग मीटर में चाहिए 1.1 से 1.4 मीटर। कितनी बेटा 1.1 से 1.4 मीटर। अब बेटा अगला क्वेश्चन, भेड़ व बकरी को बेटा बंद स्थान की आवश्यकता नहीं होती और ऊंट को भी बंद स्थान की आवश्यकता नहीं होती। अगला लिखिएगा बेटा ज्ञावीन भेड़ बकरी। ज्ञावीन भेड़ बकरी। ज्ञावीन भेड़ बकरी को बेटा 20 वर्ग फीट की स्थान की आवश्यकता होती है और वर्ग फीट मीटर में बेटा 1.8 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। लास्ट बेटा अपना ऊंट। अब बेटा क्वेश्चन आ जाए कि ऊंट को वर्ग खुले आवास में बेटा वर्ग फीट में पूछ लिया तो बेटा अपन को लिखना है ऊंट खुले आवास में वर्ग फीट 70 से बेटा 100। कितना 70 से 100 और वर्ग फीट मीटर में बेटा 6.5 से 9.5। ये अपना आवास का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको डांडालॉजी का टॉपिक यानी डांडालॉजी समझ में आ रही है और अच्छा लग रहा है वीडियो तो बेटा हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।